आज का टॉपिक है भाई हमारा टिंडल इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो जान लेंगे कि जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो किसी भी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटर का मतलब होता है कि लाइट जब आगे जाना चाहती है उसको आगे जाने से रोक करके किधर भी डायरेक्शन बदल दो। कोई चीज बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहती है तो क्या करें कोलोइडल पार्टिकल, उसको बीच रास्ते में ही उसको टकरा करके इधर मोड़ देगा। किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि किसी डायरेक्शन में मोड़ना जरूरी है। अब लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, वायलेट, जैसे वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो अगर कोलोइडल पार्टिकल की भी रेंज होती है, हो सकता है कोलोइडल पार्टिकल कोई 5 नैनोमीटर का हो, कोई 50 नैनोमीटर का हो, कोई 150 नैनोमीटर का हो। तो सभी पार्टिकल की अपनी अपनी खासियत है किस लाइट को वो स्कैटर कर सकते हैं। सभी पार्टिकल जो है किसी भी लाइट को ऐसे स्कैटर नहीं कर सकते। पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टिकल किसी लाइट को कितना स्कैटर कर सकता है। अब क्या होगा, मान लीजिए 7 रंग चल करके आए। पहला पार्टिकल था किसी सॉल्यूशन के अंदर, हो सकता हो हवा के अंदर हो। मान लीजिए पहला कोलोइडल पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे साइज का है, वो किसी एक लाइट को क्या करेगा, इस तरफ मोड़ देगा, स्कैटर कर देगा। हमको लगता है कि जैसे मान लीजिए इसने ब्लू कलर को स्कैटर कर दिया तो भाई आगे तक ब्लू कलर जाएगा ही नहीं, आगे तक सिर्फ 6 लाइट ट्रैवल कर पाएंगे। एक जो कलर है वो इस तरफ मुड़ चुका है। हो सकता हो थोड़ा सा आगे जाकर कोई बड़ा पार्टिकल आया हो कोलोइडल का, वो किसी दूसरी लाइट को स्कैटर करेगा, भाई किसी दूसरे रंग को स्कैटर करेगा। हो सकता हो उसने येलो कलर को स्कैटर कर दिया हो। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, अगर कोलोइडल पार्टिकल नहीं होते तो हमें ऑब्जेक्ट को देखना बहुत मुश्किल हो जाता। जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में देखिए, कोई भी टेबल है, फैन है, चेयर है, या कोई भी दीवार है, कुछ भी चीज है, पेन है, पेंसिल है, हम उन सबको देखते हैं। मतलब क्या होगा, कोई लाइट आई होगी, उन पार्टिकल पे टकराई होगी। मान लीजिए किसी इस मार्कर को देख पा रहे हो, होता क्या है, इस मार्कर पर लाइट टकराई होगी, कहीं से भी किसी भी सोर्स से लाइट आई होगी। हो सकता हो कैंडल से हो सकता हो इस जो हमारे घर में ट्यूबलाइट हो सकता हो सन से, किसी भी सोर्सेस पे लाइट आई होगी, टकरा करके मेरी आंखों में से लगाई होगी, जहां रेटिना पे इसका इमेज बना होगा। भाई पार्टिकल पे टकरा करके लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई होगी, समझ में आता है। लेकिन जब एयर में हमें देखता हूँ, जैसे जो हमारे रूम का जो कोई पार्टिकल जहां पड़ा ही नहीं है, मैं वो पोर्शन भी देख सकता हूँ। हवा के अंदर भी मैं देख सकता हूँ, आसमान की तरफ देखते हैं मुझे पूरा क्लियरली बीच का व्यू भी दिखता है कि बीच रास्ते में क्या है। अपने कमरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट नहीं भी है, मैं सारा कमरा ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो भाई वो कमरा कौन सा पार्टिकल ऐसा है जिस पे लाइट टकरा करके मेरी आंखों के अंदर आ रही है, भाई वो होते हैं कोलोइडल पार्टिकल, हमें दिखते नहीं। इसका अच्छा उदाहरण क्या होगा, किसी भी कोई खाली से घर में जाओगे जो अभी शायद कंस्ट्रक्शन में ही हो, ऊपर से जब रोशनदान से लाइट पड़ती है ना, तो उसमें बीच में मिट्टी के पार्टिकल से नजर आते हैं अपने, वो होते हैं कोलोइडल पार्टिकल। अगर वो ना होते तो मुझे लाइट का पाथ दिखता ही नहीं। वो नोट करना, अगर किसी रूम के अंदर इस तरीके का रोशनदान है और लाइट आती है तो मुझे क्या दिखता है, एक ऐसा इंटरफेस नजर आता है, और बीच के अंदर ऐसे मिट्टी से के पार्टिकल नजर आएंगे। कोई दूर से देखे तो उसको लगता है कि भाई हाँ लाइट जो है इधर से ट्रैवल कर रही है, मैंने लाइट का पाथ पता चल जाता है कि लाइट आ कहां से रही है। ये टिंडल इफेक्ट करता है। ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये लाइट को स्कैटर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, लाइट को मोड़ देते हैं। कोई पार्टिकल होगा वो लाइट को मोड़ देता है, हर डायरेक्शन में मोड़ सकता है। तो हमको ये चीज चमकती हुई दिखती है। मुझे लगता है कि जो भी ये मिट्टी से का पार्टिकल है, इसको कोलोइडल पार्टिकल कहते हैं, डस्ट पार्टिकल इसको कह सकते हो तुम। ये लाइट के पाथ को विजिबल करता है, मुझे समझ में आता है कि लाइट आ कहां से रही। अगर ये नहीं होते तो मुझे या तो जब भी कोई टॉर्च चलाते तो हमको या तो वो टॉर्च जहां पर पड़ती, जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी वो तो दिखेगा, बीच का कुछ भी हम देखने के लिए हमें नजर ही नहीं आता। जैसे अभी तो कमरे के अंदर तुमको चेयर, कुर्सी, सब में चेयर नजर आते हो, तुम्हारा रूम में जो भी पेन पेंसिल पड़ा सब नजर आ रहा होगा, लेकिन जो इंटरफेस है जो बीच में नजर आता है हवा के, वो कुछ नहीं दिखता अगर ये पार्टिकल नहीं होते। क्योंकि भाई जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ करके तुम्हारी आईज के अंदर नहीं आएगी तब तक वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। जहां पर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए चेयर है, तुम्हारी टेबल है, रूम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो तो समझ में आता है कि लाइट को भेज देगा भाई। लेकिन जब जहां पर चेयर कुछ भी नहीं है वहां पे कौन भेजता है, वहां भेजते हैं छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल, जिनसे मुझको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ नहीं है। इनसे हमको बहुत मदद मिलती है।
एक तुम्हारी किताब के अंदर क्या होगा, एक किताब के अंदर ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि एक अगर किसी बर्तन के अंदर अगर हम नमक डाल दें, नमक मतलब ट्रू सॉल्यूशन, और लाइट इसमें से गुजारे, लाइट कौन सी गुजार रहे हैं, व्हाइट लाइट गुजार रहे हैं, कोई भी गुजार सकते हो, प्योर गुजारो, तो लाइट क्या होगी, इधर दिखेगी और इधर दिखेगी। इस अंदर के सरफेस में लाइट नहीं देख सकते। अगर कोई पानी के अंदर हमने क्या करा है, नमक डाल दिया, क्यों नहीं दिखती भाई लाइट? क्योंकि लाइट टकरा करके किस पार्टिकल से मेरी आंखों के अंदर जाएगी, वो पार्टिकल तो इधर है ही नहीं, कोलोइडल पार्टिकल तो है ही नहीं। नमक जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, मतलब उसके पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर सकता। मान लीजिए वहीं हम क्या करें, दूसरा कोई ले, मिल्क सॉल्यूशन ले, दूध का थोड़ा सा पानी के अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दें, अब दूध के अंदर थोड़े कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, वो क्या करेंगे, इस लाइट को आगे जाने नहीं देंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ मोड़ देंगे, तो आगे जो कलर निकलेगा, मेरे को यहाँ भी लाइट नजर आएगी, यहाँ तो लाइट नजर आ ही रही है, बीच में भी लाइट नजर आएगी, ये भी व्हाइट सा पोर्शन हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन ब्राइट नहीं होगा क्योंकि इधर अंदर लाइट का पाथ नजर ही नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे लाइट का पाथ नजर आएगा। जैसे जैसे मैं बता देता हूँ, तुमने किसी भी घर के अंदर अभी जो एग्जांपल दे रोशनदान देखोगे ना, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, सबसे ज्यादा गाढ़ा, क्योंकि लाइट यहीं से आ रही है और कोलोइडल पार्टिकल यहीं से स्कैटर कर पा रहे हैं सबसे ज्यादा, तो मुझे यहाँ भी ब्राइट नजर आएगा, यहाँ भी ब्राइट नजर आएगा, और लाइट जब बाहर जाएगी तो दिखेगी। इसके अंदर क्या होगा, लाइट सिर्फ एंटर करती हुई दिखेगी और एग्जिट करती हुई दिखेगी, बीच में कोई ब्राइट सॉल्यूशन नहीं नजर आता। अब दूसरा क्या हो सकता हो ये इधर इस एंगल पे या लाइट को स्कैटर करे, हो सकता हो बिल्कुल परपेंडिकुलर ब्लू कलर को स्कैटर करे। तो अगर मैं इसको 3-4 जगह से देखूं तो हो सकता हो मुझे अलग अलग कलर भी दिखे, क्योंकि स्कैटर पार्टिकल डिपेंड करता है भाई, तो वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है लाइट की, लाइट साथ लाइट डाल रही है, कोई किसी एंगल में जाकर स्कैटर होगी, कोई किसी एंगल में जाकर स्कैटर होगी, तो मुझे अलग अलग कलर भी दिख सकते हैं। अब कोई दूसरा पूछे कि अगर कोई मैं इसको इस तरह से देखूं बिल्कुल एग्जिट से, तो क्या मुझे यहाँ लाइट नजर आनी चाहिए? तो जवाब है ना, क्योंकि ये कोलोइडल पार्टिकल क्या करते हैं, साथ के साथ रंगों को 99% चांस है सबको या तो स्कैटर कर देंगे इधर उधर, या इनको रोक लेंगे, आगे लाइट बहुत कम मात्रा में आ पाती है। अगर हमने क्या करा हो, 100 बंडल लाइट के या तुम कह सकते हो 100 रेज डाली होंगी, तो कोई 1-2 बाहर जा पाएगी, बची हुई कोई स्कैटर कर देगा इधर उधर। हमको इधर बिल्कुल क्लियर डार्क स्पॉट नजर आता है, बिल्कुल ब्लैक सा कलर का नजर आएगा, क्योंकि कोई भी लाइट आगे क्रॉस करेगी। इसको कहते हैं भाई टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बाद हमको एक पॉइंट और पढ़ना है, जिसको कहते हैं भाई फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग वैल्यू और एग्रीगेशन, प्रेसिपिटेशन, सब इसी के नाम है, न्यूट्रलाइजेशन सब इसी के नाम है। इसको कहते हैं हार्डी-श्लज लॉ। हार्डी-श्लज लॉ। इसने कहा था कि हर कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहा होगा, हो सकता हो नेगेटिव चार्ज, हो सकता हो पॉजिटिव चार्ज। अगर वो कोलोइडल पार्टिकल, मान लीजिए अगर वो कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो, तो क्या करो, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डालो, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के आपस में हो जाएंगे न्यूट्रल, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर के हो जाते हैं न्यूट्रल, तो ये पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, दूसरे पार्टिकल को भी न्यूट्रल कर दो, दूसरा भी कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ही पॉजिटिव डालो, ये भी न्यूट्रल। अब जब दोनों ही पार्टिकल न्यूट्रल हो गए, इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अगर सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं ना भाई, अब तो चार्ज नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पार्टिकल थोड़ा सा भारी हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा पार्टिकल भारी हो जाएगा, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। मतलब बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए, नीचे जो है तुमको एक एग्रीगेशन सा मिलेगा, इसी को एग्रीगेट कहते हैं, इसी को कोएगुलेशन कहते हैं, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और यही बातें डिस्कस करी थी हार्डी-श्लज ने। हार्डी-श्लज ने क्या कहा था कि मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर मान लीजिए 12 नेगेटिव पड़े, तो हमको इसके ऊपर 12 ही पॉजिटिव छिड़कने चाहिए ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। अब मेरे पास चॉइस थी, हो सकता हो मैं Na+ छिड़कूं, हो सकता हो मैं Mg+ छिड़कूं, हो सकता हो मैं Al3+ छिड़कूं, इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब अगर इस एक एंगल तो एक पॉजिटिव लेकर के आए, तो भाई अपने को 12 नेगेटिव बैलेंस करने हैं, तो 12 पॉजिटिव चाहिए, तो Na के कितना अमाउंट लगेगा, 12, Mg कितना लगेगा भाई, Na के तो 12 ही लगेगा ना भाई, 12 नेगेटिव बैलेंस करने हैं,
एक Na का होता है एक पॉजिटिव, तो 12 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 12 ही पॉजिटिव चाहिए। Mg के लिए क्या चाहिए, Mg एक Mg पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे तो 6 ही लगेंगे, 6 दूनी 12। और अगर Al होता तो एक Al पे होता 3 पॉजिटिव, इसके मेरे को लगेंगे सिर्फ 4 पार्टिकल 12 नेगेटिव को बैलेंस कर देंगे। एक पार्टिकल पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला इसने डिस्कस करा, हार्डिस ने कहा एक होती है कोएगुलेटिंग पावर, ये सबसे अच्छा कांसेप्ट है इसका। एक होती है कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग पावर का मतलब होता है कि किसी इस एडिंग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं इसको, या कोई आयन है, तो उसने कहा कि कोई आयन कितना पावरफुल, इसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट, मतलब जो कोएगुलेशन कर दे, जो इनके चार्ज को बैलेंस करके इकट्ठा करके नीचे बैठा दे। जब चार्ज ही दे रहेगा भाई फिर कोई क्यों तैरता है, पानी के अंदर नीचे करके बैठ जाएगा। तो उसने कहा कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना जल्दी वो कोएगुलेशन दिखाएगा, उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। अब मेरे को समझ में आता है इसके सिर्फ 4 ही पार्टिकल लगे, तो सबसे अच्छा तो मेरे लिए ही है। तो उसने कहा कोएगुलेटिंग पावर होती है Al3 पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव, और सबसे खराब होगा Na पॉजिटिव, क्योंकि इसके मेरे को 12 पार्टिकल डालने पड़े, इसके 6, इसके 4 से काम चलेगा। तो मेरे लिए सबसे अच्छा जो कोएगुलेटिंग एजेंट या कोएगुलेटिंग पावर जो होगी वो Al की अच्छी होगी, इनको बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट। दूसरा वो कहता है कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कि हमने इन आयंस का कितना अमाउंट डाला ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो गई, उसको कहते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। अब मुझे लगता है मैंने इसके 12 पार्टिकल डाले, इसके 6, इसके 4, तो अमाउंट कितना डला, इसका एक आसान मतलब होता है कि अमाउंट कितना डला। अब भाई अमाउंट तो Na कितना डल रहा है, तो Na की कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा है। सुनने में थोड़ा सा एक बार रिपीट करें, सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कि हमने इन आयंस का या अपोजिट आयंस का कितना अमाउंट डाला ताकि कोएगुलेशन हो जाए, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, उसको कहते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। जब अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगी। अब भाई इसका अमाउंट है 12 तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसका अमाउंट है 6 तो इसकी वैल्यू भी इससे ज्यादा, लास्ट में बचेगा Al। सबसे कम अमाउंट हमने Al का डाला। भाई अगर तो पूछे वैल्यू तो Na सबसे अच्छा, लेकिन पावर, इसकी पावर कम होगी ना भाई, तभी तो ज्यादा डला। इसकी पावर अच्छी होगी तभी ये कम अमाउंट डला है कोएगुलेशन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। पावर और कोएगुलेशन में बस इतना सा ही डिफरेंस है। पावर का मतलब सबसे अच्छा कौन है, मतलब कि अमाउंट कम डले और कोएगुलेशन भी हो जाए, वो होती है पावर। भाई देखो 4 से काम चलेगा था। और कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कितना अमाउंट डला, इसको कोई मतलब नहीं है कोएगुलेशन लेट हो जाए, जल्दी हो जाए, कोई अच्छा रिजल्ट है, कोई खराब है, इसको कतई मतलब नहीं है। ये कहता है कि कितना अमाउंट डाला, बस इसको अमाउंट से मतलब। भाई इसके तो 12 डले, इसके 6 अमाउंट, इसके 4, तो फिर ज्यादा वैल्यू Na। इसको नोट करें भाई, हो सकता हो तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर अच्छा दिख रहा हो तो। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, और इसमें एक नियम और याद कर लें, कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेशन वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेटिंग वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। भाई Al की सबसे अच्छी थी कोएगुलेटिंग पावर, लेकिन उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे खराब रही थी, अभी हम चेक कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट होता है जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल का वैसे एक मतलब फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। पोटेंशियल का एक मतलब होता है कि दो चार्ज हो जब अपोजिट, तो पहले चार्ज में से दूसरा चार्ज माइनस कर दो, वही होता है भाई पोटेंशियल। तो लेकिन जीटा पढ़ लेते हैं क्या होता है। अब हम पढ़ चुके हैं भाई कोई भी पार्टिकल, कोई भी कोलोइडल पार्टिकल चार्ज होगा, चार्ज होगा तो वो एडसॉर्प्शन करेगा। और चार्ज कैसे आता है? एडसॉर्प्शन से आता है भाई। एडसॉर्प्शन किसको करता है? जो इसके जैसा हो, प्रीफरेंशियल एडसॉर्प्शन जिसको कहते थे। उदाहरण के लिए मैंने तुमको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि मान लीजिए AgNO3 और KiO, दोनों में से कोई भी एक्सेस हो सकता है, कोई खास बड़ी मजबूरी नहीं। मान लीजिए हमने इसको AgNO3 को एक्सेस मान लिया, तो Ki कम मात्रा में होगा, सॉल्यूट होगा, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा या सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो Ag ने क्या करा, जाकर के I से बॉन्ड बनाई होगी, तो
ये बना होगा AgI, ये होता है कोलोइडल पार्टिकल, प्लस क्या बना होगा, Ag ने बनाई I से बॉन्ड, KNO3 बना होगा। अब क्योंकि AgNO3 बहुत ज्यादा है, ये पानी के अंदर या अभी भी रिएक्शन के अंदर बच गया होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो थोड़ा सा सारा रिएक्ट होकर के खत्म हो गया, सारा प्रोडक्ट बना चुका, ये अभी भी बचा होगा रिएक्शन के अंदर। तो जो कोलोइडल पार्टिकल बना था वो बना था, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं भाई, जो कोलोइडल पार्टिकल बना था वो बना था AgI। अब ये सोचेगा किसी न किसी को एडसॉर्ब करा जाए, एडसॉर्ब करके ही चार्ज आएगा। अब ये किसको एडसॉर्ब करे, एडसॉर्ब उसको करेगा जो इसके जैसा हो, प्रेफरेंशियल। अब ये एक्सेस था भाई, ये तो बचा ही नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन में बचा होगा सिर्फ AgNO3। अब क्योंकि एक्सेस था तो बचा होगा। अब दोनों के अंदर कॉमन चेक कर ले, इसमें भी Ag इसमें भी Ag, तो ये AgNO3 में से Ag को अपने ऊपर एडसॉर्ब करा लेगा। तो Ag को भी एडसॉर्ब कर लेते हैं, Ag को एडसॉर्ब कराते हैं भी, एक बढ़िया सर्कल बनाते हैं। अच्छा भाई, हम तो बढ़िया बनाना चाह रहे थे, बढ़िया ये, चलो Ag प्लस को एडसॉर्ब करेंगे, ऐसे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसका लिखने का भी पैटर्न होता है, सीबीएसई में बहुत बार आता है, इसका लिखने का एक पैटर्न होता, बता देंगे। अच्छा, हो सकता है इसको ऐसे प्लस प्लस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई खास बड़ी जरूरी नहीं है कि प्लस Ag प्लस लिखना है। याद रखें बस ये Ag प्लस एडसॉर्ब है, तो इसको प्लस प्लस लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। प्लस बहुत सारा Ag प्लस जो है इसके ऊपर एडसॉर्ब हो गया होगा, बहुत सारा Ag जो है इसके ऊपर एडसॉर्ब हो गया होगा। अब ये बना तो भाई किसी न किसी बीकर के अंदर होगा, थोड़ा सा लिक्विड बचेगा, वो कौन बचेगा, AgI ने Ag को तो अपने ऊपर एडसॉर्ब करा लिया, बचा होगा पीछे NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव क्या करेगा, NO3 नेगेटिव कुछ नहीं करता, बस एक इस लिक्विड के अंदर पड़ा होगा। अब NO3 नेगेटिव कहेगा कि भाई तुम तो चिपक चुके हो, तुम तो एडसॉर्प्शन कर चुके हो, AgI तुमको पसंद करता है Ag को। NO3 क्या करेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, इसी के आसपास मंडराता रहेगा। AgNO3 पे नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको नेगेटिव से लिख रहे हो भाई, याद रखेंगे नेगेटिव AgNO3 का, सॉरी NO3 का है, तो ऐसे नेगेटिव इसके आसपास घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये प्लस किसने कौन है, प्लस है Ag पॉजिटिव, क्योंकि Ag था एडसॉर्ब करा लिया। नेगेटिव कौन है, NO3, तो इसको लगा भाई पॉजिटिव के पास बैठना चाहिए, तो इसलिए ये बैठ गया। तो एक लेयर ये बनी Ag पॉजिटिव की, दूसरी लेयर बनी NO3 नेगेटिव की। पहली लेयर को कहते हैं भाई फिक्स लेयर, फिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई चिपक चुकी है, बिल्कुल अच्छे से अटैच है। दूसरी को कहते हैं स्लिपरी लेयर, या इसको कहते हैं काइनेटिक लेयर, भी कुछ लोग कह देते हैं। काइनेटिक मतलब ये भाग दौड़ती रहती है, हिलती रहती है, थोड़ी थोड़ी सी स्लिपरी है, हिलती डुलती रहती है, अच्छे से एडसॉर्ब तो है, सिर्फ पॉजिटिव को देख करके अट्रैक्ट हुई है, उसके आसपास मंडराती रहती है। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कहेंगे जीटा पोटेंशियल। भाई ये बहुत सारा चार्ज है, Ag का चार्ज पॉजिटिव वाला माइनस NO3 का चार्ज, इस चार्ज में से चार्ज माइनस करेंगे, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो ही जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक आम मतलब ये होता है कि दो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इनके बीच में कितना अंतर है। जरूरी थोड़ी ना भाई सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव बराबर होंगे, 100 N है तो 100 Cl ही आएगा, जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रल होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रह गया होगा, इसको कहते हैं जीटा पोटेंशियल। कई बार इसको काइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक घूमती हुई लेयर है, चलती हुई लेयर, इसको काइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। कुछ बुक्स के अंदर इसको ऐसा लिखा हुआ है, इस पहली लेयर को Ag पॉजिटिव को ऐसे लिखा जाता है कि भाई ये Ag पॉजिटिव है, ऐसे चिपका हुआ है, और दूसरा जो है NO3 नेगेटिव है, ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, इसके चार्ज और इसके चार्ज में बदलाव आ गया होगा। भाई मान लीजिए इसके प्लेस को पॉजिटिव होता, ये मान लीजिए 80 नेगेटिव होता, तो कुछ ना कुछ चार्ज के बीच में गैप है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको कहते हैं भाई जीटा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आम शब्दों के अंदर। दूसरी इसके अंदर क्या नोट करने वाली बात है जीटा पोटेंशियल के अंदर, एक इसको लिखने का पैटर्न ये होता है कि AgI एक कोलोइडल पार्टिकल बना, इसने किसको एडसॉर्ब करा, एक स्लैश डाल करके लिख देते हैं। अभी तो इसने Ag पॉजिटिव को एडसॉर्ब करा था अपने ऊपर,
फिर क्या लिखते हैं, दो डॉट बाहर के लिखते हैं, कौन दूसरा वाला कौन एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्ब तो कहेंगे, कौन अट्रैक्ट हुआ, ये है NO3 नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ। इसको कहते हैं फिक्स्ड लेयर, मैंने पढ़ा दिया, इसको हम कहते हैं स्लिपरी लेयर। और दूसरा इसको कहते हैं भाई, दूसरा और नाम याद रखना, बढ़िया नाम है इसका, दूसरा नाम है भाई काउंटर आयन। काउंटर का मतलब होता है कि जो बदले में आया हो, जैसे एक अटैक हो, काउंटर अटैक होता है। काउंटर अटैक हो मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पर कोई फायरिंग कर दे, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं कि उधर से फायरिंग हो रही है तो हमें भी मजबूरी में फायरिंग करनी पड़ी, उसको काउंटर अटैक कहते हैं, कि जो अटैक का जवाब हो। तो ऐसे ही काउंटर आयन है भाई। इसने सोचा कि Ag+ तो चिपक चुका, अब हमको भी जाना चाहिए वहां पे अटैच करने के लिए, तो ये काउंटर आयन है जो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए आया होगा। तो कई बार सवाल आता है कि भाई कोलोइडल पे तो चार्ज होता है, तो क्या ओवरऑल ये न्यूट्रल रहता है पूरा बर्तन? हाँ भाई, पूरा बर्तन न्यूट्रल रहता है। कैसे भाई, NO3 नेगेटिव पड़ा होगा, जितने Ag+ चिपके होंगे उतनी NO3 हो सकता हो इससे दूर पड़े हो, लेकिन पड़े तो होंगे भाई। अगर 10 Ag+ चिपके हैं तो 10 NO3 नेगेटिव उस लिक्विड के अंदर होंगे। इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या करता है, आकर के न्यूट्रल कर देगा ये पार्टिकल, इसको सॉल्यूट कहते हैं भाई डिस्पर्स्ड फेस, और जो उसका लिक्विड होता है या जो उसका सॉल्वेंट होता है उसको कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ये क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस है, यानी जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो है भाई पॉजिटिवली चार्ज, बचा होगा क्या, उसका जो सॉल्वेंट होगा, जो लिक्विड बना होगा अभी NO3 जो हमने बनाया था, वो होता है डिस्पर्जन मीडियम। भाई ये तो नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल एक कोई भी लिक्विड न्यूट्रल होता है। हाँ, ये पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इसका जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा इससे अपोजिट चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। डिस्पर्जन मीडियम पर भी चार्ज होता है, कोलोइडल पार्टिकल भी पर भी चार्ज होता है, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है उसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री में। तो हम डिस्पर्जन मीडियम के चार्ज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो डिस्पर्जन मीडियम था ना भाई, वो नेगेटिवली चार्ज है NO3 नेगेटिव के कारण। अच्छा, अब हम क्या करें, डेटा पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, हमने ये पढ़ लिया कि किस हर एक कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो हम क्या करें, उस चार्ज को जान करके, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा टॉपिक है कि हमारा क्या एडवांटेज है ये जान करके कि कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। क्या करें, जैसे पहला तो होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का वैसे एक आम मतलब, जो केमिस्ट्री के अंदर जो आम मतलब होता है स्टेबिलिटी का, एक मतलब ये रहता है कि भाई कोई भी पार्टिकल अगर स्टेबल हो जाएगा तो उस लिक्विड से हट करके नीचे बैठ जाता है, छट करके अलग हो जाता है। लेकिन कोलोइडल पार्टिकल में स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उनको कभी भी नीचे नहीं बैठना, उनको कभी भी न्यूट्रल नहीं होना। अगर वो नीचे बैठ गए तो उनकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। हम तो चाहते नहीं वो बैठे हुए नीचे, लेकिन कभी कभी बैठ जाते हैं। कुछ कुछ प्रोसेस में हमको चाहिए होता है कि वो पार्टिकल नीचे बैठ जाए। जैसे मिल्क के अंदर दूध जो होता है ना, उसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल होता है दूध का, उन सभी पे प्लस प्लस या सभी पे माइनस माइनस चार्ज रहा होगा। अगर उन पर सेम चार्ज रहे, अभी तो चलो बताएंगे बाद में क्या चार्ज होता है। मान लीजिए सभी दूध या मिल्क के पार्टिकल पर प्लस प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आना शुरू होंगे, इन प्लस और प्लस में रिपल्शन हो जाएगी, तो एक दूसरे से तुरंत दूर हो जाएंगे। अगर ये चार्ज नहीं होता तो दोनों पार्टिकल धीरे धीरे नजदीक आते, और नजदीक आकर के थोड़े से बड़े हो जाते, भारी हो जाते, भारी होकर के नीचे बैठ जाएंगे। अब जब ये नीचे बैठ जाते हैं तो उनको उससे पनीर मिलता है। ये बात में पढ़ाएंगे कि भाई कैसे कोएगुलेशन हो जाती है। वैसे तो हार्ड डिस्क लैब में मैंने पढ़ा दिया कि अपोजिट चार्ज छिड़क दो, ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होकर के नीचे बैठ जाते हैं। अगर इनका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज छिड़क दो, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज छिड़क दो। फिर सवाल उठता है कि हमें कैसे पता इन पे क्या चार्ज है, और मैं खाली पॉजिटिव पार्टिकल कहां से लाऊं? मैं सिर्फ Na+ नहीं लेके आ सकता ना भाई, बिना नेगेटिव के कोई भी आयन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका एक बड़ा आसान सा उदाहरण होता है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, हमको कतई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाकर के NaCl छिड़क देते हैं। अब NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर तो मिल्क का पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल हो गया, नीचे जाकर के बैठ जाएगा। और अगर
ये पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो एंटी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके खुद को न्यूट्रल करेगा और दो चार आयन मिलेंगे, दो चार इसके पार्टिकल मिलेंगे, नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा दूध जो था वो सारा, उसको हम बड़ी आसान भाषा से कहते हैं कि दूध जो फट चुका है, फटने का कुछ खास मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है कि कोएगुलेट हो चुका है। अब पार्टिकल इकट्ठे हो गए और दूध के बहुत सारे और नीचे जाकर के बैठ जाएंगे, धीरे धीरे तुमको उसमें से पनीर मिल सकता है। हम क्या करते हैं, कभी भी नोट करना, कोई भी दूध से बड़ी कुछ भी चीज मिलेगी तुम्हें, उसके अंदर नमक नहीं मिलता, क्योंकि नमक क्या करेगा, दूध का कोएगुलेशन कर देता, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमको कोएगुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए। और दूसरा, हम कोएगुलेशन किससे करते हैं, नमक के अलावा घर पे, इसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम है, कोएगुलेटिंग पावर कम है, वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, पावर कम है। हम क्या करते हैं, जब ये दूध से हमको पनीर चाहिए, हम चाहते हैं कि इसके पार्टिकल अपना चार्ज छोड़ के एक दूसरे से न्यूट्रल होकर नीचे बैठ जाए, हम इसके अंदर या तो सिरका डालते हैं, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COH, या हम इसके अंदर डाल देते हैं सिट्रिक एसिड, जो नींबू निचोड़ देते हैं इसके अंदर, तो उससे भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। भाई किसी भी एसिड के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल होगा, एक नेगेटिव पार्टिकल होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उसमें से नेगेटिव खींच लेगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो उसमें से पॉजिटिव खींच लेगा। दूसरा, एक तो स्टेबिलिटी बताएगा कि दो पार्टिकल कभी नजदीक आएंगे नहीं, हमेशा घूमते रहेंगे, हम तो चाहते हैं घूमते रहेंगे, कभी नीचे बैठेंगे, अगर नीचे बैठ जाएंगे दिक्कत है। दूसरा क्या होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर भी क्लोराइड पार्टिकल होते हैं, उन पे भी कोई ना कोई चार्ज रहता है, वैसे तो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्या हो जाता है, मान लीजिए उसकी बॉडी में कहीं से कट लग गया किसी की, तो क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड बहना शुरू हो जाएगा उस कट से। मान लीजिए यहाँ से कट लग गया किसी, तो उसकी बॉडी से धीरे धीरे ब्लड बाहर बहना शुरू हो जाएगा। अब ब्लड के अंदर तो भाई पार्टिकल है, पार्टिकल पे पक्का कोई ना कोई चार्ज रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज, चलो मान लेते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो डॉक्टर क्या करता है, वो समझता है कि अगर ये बहुत सारे ब्लड के पार्टिकल यहीं इकट्ठे हो जाएंगे, अगर बहुत सारे ब्लड के पार्टिकल यहीं पर इकट्ठे हो जाए तो ये बाहर निकलना बंद हो जाएंगे, मतलब ब्लड का पार्टिकल अगर यही बहुत सारे इकट्ठा हो गया, बहुत सारे यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस जो कट लगा हुआ है इसको भर देगा, तो ब्लड जो अंदर से निकलना शुरू होगा तो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक चार्ज छिड़कते हैं, अपोजिटिव चार्ज, जैसे कौन सा, FeCl3 डालते हैं। FeCl3 क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव जमा 3Cl3, FeCl3 ऐसे टूट जाता है, इसमें से Fe3 पॉजिटिव क्या करता है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है, नेगेटिवली चार्ज है, Fe3 पॉजिटिव आएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, यही बैठ जाएगा, दूसरा पार्टिकल आएगा न्यूट्रल हो जाएगा, तीसरा न्यूट्रल, इस तरीके से थक्का जम जाता है, इसको कहते हैं कोएगुलेशन होना। और ब्लड, अब यहाँ ये रास्ते बंद होगा, ब्लड कहाँ से जाएगा। वैसे हमारे पास एक नेचुरल होता है बॉडी के अंदर पोटेशियम, बॉडी के अंदर पोटेशियम जो है बहुत हेल्प करता है, के पॉजिटिव जो होता है ब्लड के अंदर हमारी बॉडी में इंटरनली होता है, वो क्या करता है, इसको थक्के जमाने का काम आता है, थक्का या कह सकते हो, हिंदी में थक्का जमाना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, इसका कोएगुलेशन कर देगा। और क्या कर सकते हैं, और हम इसका मैंने एक और उदाहरण बताया था कि भाई जो चिमनियां होती हैं, धुआं जो निकलता है, क्या करो, इधर एक नेगेटिव प्लेट, इधर एक पॉजिटिव प्लेट, धुएं से दिक्कत नहीं होती, धुएं के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो दिक्कत करते हैं। हो सकता हो किसी की आंख के अंदर चला जाए, हो सकता हो किसी की बॉडी के अंदर चला जाए, वो खराब करता है, धुआं तो उड़ जाएगा भाई, बहुत लाइट है। तो क्या होता है, इसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे जाकर चिपकेगा, और अगर उस कोलोइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो इस प्लेट पे जाकर चिपकेगा, बाहर सिर्फ धुआं निकलता है। तीसरा हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में क्या होगा कि किसी भी, मान लीजिए जो वाटर ट्रीटमेंट करते हैं हम, हमारे इधर गली मोहल्लों से जहां से भी पानी इकट्ठा करके मान लीजिए ले जाया गया, उनके अंदर अभी क्लोरीन पार्टिकल होंगे, उनमें भी यही करो, क्या करें, दो प्लेट लगाओ, यहाँ पर दो, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट और एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाओ, इस पानी के अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल होंगे वो इस पे चिपके, अगर वो पॉजिटिव पार्टिकल हुए तो इस पे चिपकेंगे, और आगे सिर्फ पानी जाए, क्लोरीन पार्टिकल आगे नहीं जाते। इसी को कहते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एक बार सीबीएसई में पूछा गया था, हाउ डेल्टा फॉर्म। डेल्टा का एक आसान मतलब होता है एक प्रकार का
मिट्टी का चट्टा बन जाना, मतलब मिट्टी का एक ढेर बन जाना, उसको कहते हैं डेल्टे या डेल्टा। डेल्टा कैसे बनता है? किसी भी नदी के अंदर, नदी क्या करती है आगे जाकर के समुद्र से मिलेगी, समुद्र दिख पा रहा हूं, चलो इमेजिन कर सकते हैं, वो ज्यादा नहीं दिख पा रहा, तो ये रिवर होगी। इसके अंदर मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे कोलोइडल। समुद्र के पास क्या हो सकता है? हो सकता है इसके पास पॉजिटिवली चार्ज हो, नहीं होंगे तो NaCl तो है ही, पॉजिटिव तो इसके पास होगा ही होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे ही इसके पास जाएगी ये पॉजिटिव इसको मिलेगा, यहीं पे थोड़ा सा जम गए, फिर दूसरा नेगेटिव आया, दूसरे पॉजिटिव से जम गए, तीसरा नेगेटिव, तीसरे पॉजिटिव से जम गए, धीरे 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 इधर एक छोटा सा ढेर बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके वो ढेर बड़ा भी हो सकता है, धीरे धीरे यहाँ ढेर बढ़ेगा, इसी को कहते हैं डेल्टा। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया हो।